मैं शायद बहुत मुख्तसर अरसे के लिए बेहोश हुआ था। मुझे जब होश आया तो कमरा वही था और ग्लोरिया रिवॉल्वर वाले की तलाशी ले रही थी। मैंने उसे पानी मांगा क्योंकि मेरे हलक में कांटे से पड़ रहे थे। रिवॉल्वर वाले से फारिग होकर ग्लोरिया ने मुझे पानी पिलाया और आराम से उसी सोफे पर बिठा दिया जिस पर उसे बांध कर डाला गया था। मैं वक्ती तौर पर अपनी तकलीफ भूल गया। ग्लोरिया ने कहा, मैं जरा उस आदमी की खबर ले लूं जो बाहर गेट पर है, उसके बाद यहाँ से निकलने की कोशिश करेंगे। फिर वो खुद कलामी के अंदाज में बोली, न जाने कौन सी जगह है और यहाँ कोई गाड़ी भी है या नहीं। मैं सोफे पर बैठा गहरे गहरे सांस लेता रहा। मेरी हालत अब काफी हद तक संभल गई थी। पैरों की तकलीफ में भी अब वो शिद्दत नहीं रही थी। मैं पूरी तरह होश में था और सोचने समझने के काबिल था, मगर मेरा जिस्म दुखता हुआ फोड़ा बन गया था। मुझे यकीन था कि ग्लोरिया उस शख्स से आसानी से निमट लेगी। फिक्र तो ये थी कि यहाँ से निकला कैसे जाए। उस वक्त मुझे शिद्दत से अपनी बेचारगी और माजूरी का एहसास हो रहा था। अगर मैं सेहतमंद होता तो ग्लोरिया के साथ पैदल भी निकल जाता, मगर उस वक्त तो ये मजबूरी थी कि मैं एक कदम भी नहीं चल सकता था। अचानक बाहर से यके बाद दीगरे 2 फायर की आवाज गूंजी। एक इंसानी चीख फजा में उभरी, फिर सन्नाटा छा गया। मैं सोफे पर बैठा बुरी तरह पेचोताब खाता रहा। मेरी हालत उस परिंदे की सी थी जिसे पिंजरे में बंद कर दिया जाए और बच्चे उससे छेड़छाड़ करते रहें। थोड़ी देर के बाद ग्लोरिया कमरे में दाखिल हुई और बोली, मैंने उस आदमी को ठिकाने लगा दिया है, मगर यहाँ कोई गाड़ी नहीं है। मैं सोच रही हूँ कि यहाँ से निकला कैसे जाए। तभी किसी गाड़ी के इंजन की आवाज सुनाई दी। गाड़ी अभी दूर थी, मगर सन्नाटे में उसकी आवाज दूर तक सुनाई दे रही थी। ग्लोरिया झपट कर खड़ी हो गई। उसने सबसे पहले उस कमरे की लाइट ऑफ करके अंधेरा कर दिया। फिर अंदाजे से मेरे नजदीक आई और मेरे हाथ में एक रिवॉल्वर थमा दिया। उसके वजन से मुझे अंदाजा हुआ कि वो .3 का कोल्ट रिवॉल्वर है। बहरहाल मॉडल और मेक से क्या फर्क पड़ता था। मैंने उसका सेफ्टी कैच हटा लिया और चौकन्ना होकर बैठ गया। फिर गाड़ी के इंजन की आवाज बुलंद हो गई। कोई गाड़ी शायद उस बंगले के बाहर आकर रुकी थी। फिर ड्राइवर ने हॉर्न बजाया ताकि गेट खुलवा सके, मगर गेट खोलने वाला तो हमेशा के लिए खामोश हो चुका था। जरा देर बाद मजीद 2 फायर हुए और कर्बनाक अंदाज में कोई चीखा। फिर खामोशी छा गई। थोड़ी देर के बाद कॉरिडोर में कदमों की आवाज उभरी। मैं चौकन्ना होकर बैठ गया। फिर कोई कमरे में दाखिल हुआ। मुझे एक हजूला सा नजर आया। मैंने कद्दो कामत से उसे पहचान लिया। वो ग्लोरिया थी। उसने कमरे में दाखिल होते ही कहा, फायर मत करना कामरान। मैंने हंसकर कहा, वरना तुम 2 फायर करोगी। ये तुम 2 का पहाड़ा क्यों पड़ रही हो? इससे पहले भी तुमने 2 फायर किए थे और अब भी तुमने 2 फायर किए। वो बोली, दोनों दफा 2 फायर इसलिए किए कि पहला फायर उचट गया था। फिर बोली, ये वही आदमी था जो एम्बुलेंस लेकर गया था। मुझे याद आ गया कि रिवॉल्वर वाले ने उससे अपनी गाड़ी मंगवाई थी। वो उसकी गाड़ी लेकर आया होगा। ग्लोरिया बोली, ये जगह किसी वीराने में है। फायरों की आवाज किसी ने सुनी नहीं होगी, मगर रिवॉल्वर वाले ने कहा था कि 1 घंटे के बाद वहां कोई बॉस आने वाला है, इसलिए यहाँ ज्यादा देर रुकना मुनासिब नहीं है। फिर वो मुझसे मुखातिब हुई, तुम गाड़ी तक चल सकोगे कामरान? मैंने झल्लाकर कहा, तुम गाड़ी तक चलने की बात कर रही हो? मैं तो इस वक्त खड़ा नहीं हो सकता। उसने तशवीश के लहजे में कहा, मेरा सहारा लेकर भी नहीं चल सकते? मैंने कहा, जमीन पर पांव रखने से भी मुझे तकलीफ हो रही है। कमरे में थोड़ी देर खामोशी छाई रही। फिर मैंने कहा, तुम अपना वक्त जाया मत करो, खामोशी से निकल जाओ। मैं तो यूं भी नाकारा हो गया हूँ, कब तक तुम्हारा साथ दे सकूंगा? मुझे उस वक्त एक शेर याद आ गया, मुझे भी साथ ही ले लो मगर नहीं यारो, मैं सुस्त रहा हूँ तुम्हारी थकन बढ़ा दूंगा। मगर ग्लोरिया को उर्दू नहीं आती थी, इसलिए मैं खामोश रहा। ग्लोरिया ने जैसे मेरी बात सुनी ही नहीं थी। वो अपने तौर पर कुछ सोच रही थी। मैंने उसे फिर मुखातिब किया, कहा, मुझे यहीं छोड़ दो और तुम निकल जाओ, वरना हम दोनों मारे जाएंगे। उसने बुरी तरह मुझे छिड़क दिया। शट अप, मैंने हंसकर कहा, तो क्या मेरे 220 पाउंड वजन को अपने इन नाजुक कंधों पर डालोगी? वो भिन्ना कर बोली, ना खुद कुछ सोच रहे हो ना मुझे सोचने दे रहे हो। कुछ देर के लिए अपनी बकवास बंद करो। मैं खामोश हो गया। मैंने तो संजीदगी से कहा था कि वो यहाँ से निकल जाए। वो आज़ाद रहकर मेरे ज्यादा काम आ सकती थी, मगर ये बात उसकी समझ में नहीं आ रही थी। वो कुछ देर के बाद अचानक बोली, कामरान, तुम हाथों के बल तो चल सकते हो ना? मैंने कहा, चल तो मैं सर के बल भी सकता हूँ, मगर यहाँ से गेट तक का फासला बहुत ज्यादा है। मैं हाथों के बल चल सकता हूँ, मगर इतनी दूर तक नहीं जा सकता। मैं आदमी हूँ, लंगूर नहीं। ग्लोरिया हंसकर बोली, वैसे हो तो तुम लंगूर, शायद तुम्हारी खोपड़ी पर बर्फ जम गई है। अगर मैं पीछे से तुम्हारी टांगे पकड़कर सहारा दूं तो। मैं झेक उठा, कहा, गुड, वाकई मेरी खोपड़ी पर बर्फ जम गई है। ये बात मेरी नजर में क्यों ना आई? मैंने तो महीनों इस तरीके से एक्सरसाइज भी की है। ग्लोरिया बोली, चलो फिर जल्दी करो। मैंने दोनों हाथ फर्श पर टेके। ग्लोरिया ने एहतियात से मेरी दोनों टांगें पकड़ ली और मैं हाथों के बल बाहर चल दिया। उस वक्त भी झटके लगने से मुझे तकलीफ हो रही थी,
मगर ये तकलीफ तो बर्दाश्त करना ही थी। बरामदे से लेकर गेट तक पुख्ता रविश थी, इसलिए मुझे गाड़ी तक पहुंचने में ज्यादा तकलीफ नहीं हुई। ग्लोरिया ने मुझे गाड़ी में बिठाया और खुद स्टीयरिंग संभाल लिया। गाड़ी की चाबियां वो पहले ही कब्जे में कर चुकी थी। दूसरे ही लम्हे गाड़ी तेज रफ्तारी से रवाना हो गई। हम दोनों में से किसी को भी अंदाजा नहीं था कि हम शहर के किस हिस्से में हैं। वहां दूर दूर तक वीराना था, बस एक पगडंडी सी बनी हुई थी जिस पर हम चल रहे थे। पगडंडी के दोनों जानिब खुदरौ घनी झाड़ियां थीं। चलते चलते ग्लोरिया ने अचानक गाड़ी रोक दी। मैंने घबराकर पूछा, क्या हुआ? मैं समझा गाड़ी में कोई खराबी पैदा हो गई है। बोली, कामरान, उसने कहा था कि 1 घंटे में बॉस आने वाला है। मैंने उलझ कर कहा, हाँ कहा था, फिर क्या तुम बॉस से मुलाकात करना चाहती हो? वो बुरी तरह झल्ला गई। बोली, तुम्हारा जहन वाकई नाकारा हो गया है। जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं इसके अलावा यहाँ दूर दूर तक मुझे कोई रास्ता दिखाई नहीं दिया। उसकी बात सुनकर मैं चौंक उठा। वाकई मेरा जहन उस वक्त काम नहीं कर रहा था। अगर कोई बॉस आने वाला था तो वो भी इसी रास्ते से आ रहा होगा। रास्ते में कहीं न कहीं उससे टकराव भी हो सकता था। हाँ, अगर हम पुख्ता सड़क पर निकल जाते तो बात और थी, मगर हमें ये भी अंदाजा नहीं था कि रोड यहाँ से कितने फासले पर है। मैंने पुरख्याल अंदाज में कहा, ऐसा करो, झाड़ियों में गुंजाइश हो तो गाड़ी वहां छुपा दो और बॉस के गुजरने का इंतजार करो। उसके गुजरने के बाद हम भी अपनी राह लेंगे। ग्लोरिया ने मेरी तजवीज से इत्तेफाक करते हुए कहा, यही मुनासिब रहेगा। मैं कोई ऐसी जगह तलाश करती हूँ जहाँ गाड़ी छुपाई जा सके। ये कहकर वो सुस्त रफ्तारी से गाड़ी चलाने लगी। अचानक मुझे दाईं तरफ एक ढलान दिखाई दी। वहां झाड़ियों में इतनी जगह थी कि गाड़ी गुजर सकती थी। ग्लोरिया की नजर भी उस ढलान पर पड़ चुकी थी। मेरे कहने से पहले ही उसने गाड़ी का रुख मोड़ दिया। मुझे बस एक खौफ था कि गाड़ी का कोई टायर पंक्चर न हो जाए। ढलान में उतरने के बाद गाड़ी बुरी तरह उछलती कूदती आगे की तरफ बढ़ी। हर झटके पर मुझे ऐसा लगता था कि गाड़ी उलट जाएगी। जमीन पर ऊंचे नीचे गड्ढे थे। मुझे ये भी खतरा था कि गाड़ी में कोई और टूट फूट न हो जाए। वो पुराने मॉडल की फिएट थी, लेकिन उसकी बॉडी भी मजबूत थी और इंजन भी जानदार था। आगे जाकर वो ढलान बाईं तरफ मुड़ गई। ग्लोरिया ने गाड़ी का रुख भी उधर मोड़ दिया। वही रास्ता आगे जाकर फिर दाईं तरफ मुड़कर ऊपर वाली पगडंडी तक जा रहा था। ग्लोरिया ने गाड़ी वहीं रोक दी और इंजन बंद करके सीट की पुश्त से सर टिका लिया। यकीनी तौर पर वो इस भाग दौड़ और मुशक्कत से थक गई होगी। मेरा हाल भी बहुत खराब था। मेरे पैरों में तो तकलीफ थी ही, अब दोनों बाजुओं में भी तकलीफ हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे बाजुओं के मसल्स पुल हो गए हों। हथेलियों की खाल जगह जगह से उधड़ गई थी, उनसे खून रिस रहा था। शदीद मुशक्कत की वजह से मेरे हलक में कांटे से चुभ रहे थे, मगर वहां पानी कहाँ था। ग्लोरिया कई मिनट तक यूं ही खामोश बैठी रही। हवा के शोर, झाड़ियों की सरसराहट और झींगरों की आवाज से अजीब सा माहौल पैदा हो गया था। ऐसा लग रहा था जैसे ये भयानक सन्नाटा मेरी रूह में उतरा जा रहा हूँ। फिर उस सन्नाटे को ग्लोरिया ने ही तोड़ा। बोली, मैं ऊपर जाकर जायजा लेती हूँ, वो बास्टर्ड अभी तक आया क्यों नहीं। उसके लहजे में झुंझलाहट थी। मैंने हंसकर कहा, तुम्हारे ऊपर जाने से क्या वो आ जाएगा, आराम से बैठी रहो, वो गुजरेगा तो इंजन की आवाज यहाँ भी सुनाई देगी। वो बोली, क्यों, तुम क्या अकेले में डरोगे? मैंने कहा, मैं अकेला बैठा बैठा बोर हो जाऊंगा। ग्लोरिया बोली, मैं अभी आती हूँ। ये कहकर वो गाड़ी से उतर गई। उसने गाड़ी का दरवाजा भी बहुत आहिस्तगी से बंद किया। उसके जिस्म पर अभी तक वही नर्सों वाली यूनिफॉर्म थी। वो अंधेरे में कहीं गायब हो गई। उसकी यूनिफॉर्म देखकर मुझे वो नर्स याद आ गई जो न जाने किसके कहने पर मेरी हमदर्दियां समेटकर मुझे बेवकूफ बनाना चाहती थी। कोशिश के बावजूद मुझे उसका नाम याद ना आ सका। वाकई मेरा जहन उस वक्त काम नहीं कर रहा था, वरना उसका नाम भूलने की क्या तुक थी। अभी ग्लोरिया को गए हुए मुश्किल से चंद मिनट ही हुए थे कि सन्नाटा किसी गाड़ी के इंजन की आवाज से फिर टूट गया। शायद बॉस आ गया था। फिर उस अंधेरे में रोशनी सी झिलमिलाई। ये रोशनी आने वाली गाड़ी के हेडलैम्प्स की थी। फिर कोई गाड़ी तेजी से गुजर गई। कुछ देर बाद वहां फिर पहले की तरह सन्नाटा छा गया। अचानक मुझे कुछ फासले पर एक हजूला सा दिखाई दिया। मैंने जिसामत और चाल ढाल से उसे पहचान लिया। वो ग्लोरिया थी। वो तेजी से गाड़ी की तरफ बढ़ी और स्टीयरिंग सीट पर बैठते हुए बोली, अब हमें भी निकल जाना चाहिए। मैंने उसे टोक दिया, कहा, इतनी जल्दबाजी मत करो। जब बॉस को वहां अपने 3 आदमियों की लाशें मिलेंगी तो वो इसी बर्क रफ्तारी से पलटेगा। ग्लोरिया बोली, तो फिर तुम क्या चाहते हो? क्या हम सारी रात यहीं बैठकर गुजार दें? मैंने कहा, कुछ देर इंतजार कर लो, वो लोग वहां ज्यादा देर नहीं लगाएंगे। फिर वही हुआ। मुश्किल से उन्हें गए हुए 20 मिनट हुए होंगे कि उनकी वापसी हो गई। मैंने गाड़ी के इंजन से पहचाना था कि ये वही गाड़ी है जो कुछ देर पहले यहाँ से गुजरी है। उनके जाने के बाद ग्लोरिया ने चंद मिनट इंतजार किया। फिर गाड़ी का इंजन स्टार्ट करना चाहा, मगर इंजन घरर घरर की आवाज निकाल कर खामोश हो गया। ग्लोरिया ने फिर सेल्फ लगाया और काफी देर तक लगाए रही, मगर इंजन स्टार्ट ना हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे बैटरी जवाब दे गई हो।
मैंने कहा ज्यादा सेल्फ लगाओगी तो बैटरी बिल्कुल ही वीक हो जाएगी। ग्लोरिया ने झुंझलाकर स्टीयरिंग पर मुक्का मारा। बोली इस कमबख्त को भी इसी वक्त खराब होना था। मैंने कहा मेरे ख्याल में धक्का लगाना पड़ेगा। ग्लोरिया ने जले कटे लहजे में कहा और धक्का लगाने के लिए फरिश्ते आएंगे? मैंने कहा ऐसा करो, मुझे स्टीयरिंग पर बिठा दो और तुम जरा हिम्मत करके धक्का लगाओ, गाड़ी अभी स्टार्ट हो जाएगी। बोली चलो ये भी कर लेती हूँ। उसने किसी ऐसी बीवी की तरह कहा जो शौहर की बेजा फरमाइशों से तंग आ चुकी हो। फिर उसने सहारा देकर मुझे स्टीयरिंग पर बिठाया और खुद नीचे उतर गई। मैं अभी इग्निशन ऑन करके गाड़ी को गियर में डाल ही रहा था कि ग्लोरिया चीखती चिंघाड़ती वापस आ गई। मैंने हैरत से कहा अब क्या हुआ, क्या किसी कीड़े ने काट लिया है? ग्लोरिया ने कहा सुनोगे तो 14 तबक रोशन हो जाएंगे, पिछले दोनों टायर पंक्चर हैं। उसकी बात सुनकर मेरे 14 क्या 28 तबक रोशन हो गए। मैंने कहा इसका मतलब है कि मेरी मौत कहीं आसपास ही मंडला रही है, वरना गाड़ी खराब क्यों होती? ग्लोरिया भिन्ना कर बोली तुम इतने डिप्रेस और बुज़दिल कब से हो गए? एक जमाने पर तुम्हारी दहशत है और तुम मरने पर तुले हुए हो। मैंने तलखी से कहा मैं और कर भी क्या सकता हूँ। ग्लोरिया बोली इस प्रॉब्लम का कोई हल तो सोच सकते हैं, या जिस्म के साथ साथ तुम्हारा जहन भी नाकारा हो गया है। मैंने उसकी बात का कोई जवाब ना दिया, बस खामोशी से अंधेरे में घूरता रहा। ग्लोरिया ने खुद कलामी के अंदाज में कहा इसका एक ही हल है, मैं मेन रोड तक जाऊंगी और कोई गाड़ी ले आऊंगी। मैंने कहा मगर टाइम तो देखो, इस वक्त क्या हुआ है, इस वक्त भला गाड़ी कहाँ मिलेगी? ग्लोरिया ने कहा मैं यहाँ से मेन रोड तक पैदल जाऊंगी, जाहिर है वहां पहुंचते पहुंचते सुबह हो जाएगी, उस वक्त तक कोई ना कोई गाड़ी मिल ही जाएगी। फिर वो जरा तवक्कुफ करके बोली तुम आराम से गाड़ी में बैठो, बल्कि इसे लॉक करके सो जाओ, रिवॉल्वर तो है ना तुम्हारे पास? मैंने इस बात में सर हिलाया। ग्लोरिया ने मेरा शाना थपथपा कर कहा ओके कामरान, घबराना मत, मैं जल्द से जल्द आने की कोशिश करूंगी। ये कहकर वो तेजी से पगडंडी की तरफ रवाना हो गई। उसके जाने के बाद मैंने गाड़ी को अंदर से लॉक किया। सिर्फ आगे वाली खिड़कियों के दोनों शीशे इतने खुले छोड़ दिए कि उनसे ताज़ा हवा आती रहे। फिर मैं सीट की पुश्त से सर टिका कर बैठ गया और सोने की कोशिश करने लगा। शायद मेरी आंख लग गई थी या फिर कमजोरी और नकाहत से मुझ पर गनूदगी तारी हो गई थी। वजह कुछ भी रही हो, मगर उस वक्त मुझे होश नहीं रहा था। अचानक मेरी आंख खुल गई। कोई बात जरूर हुई थी, वरना मेरी आंख ना खुलती। मैंने जल्दी से रिवॉल्वर निकाल लिया और चौकन्ने अंदाज में इधर उधर देखने लगा। फिर किसी के खांसने की आवाज सुनकर मैं बुरी तरह चौंक उठा। शायद मेरी आंख भी खांसी की आवाज सुनकर खुली थी। मैंने रिवॉल्वर का सेफ्टी कैच हटा दिया और आवाज की तरफ आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगा। फिर वो दोनों अचानक मेरे सामने आ गए। वो दोनों दराज कद और मजबूत जिस्म के मालिक थे। अंधेरे में इससे ज्यादा मैं देख भी नहीं सकता था। फिर उनमें से किसी एक की नजर शायद गाड़ी पर पड़ गई। उसने दूसरे को आहिस्ता से कुछ बताया। फिर वो दोनों फुर्ती से जमीन पर लेट गए। न जाने वहीं कहीं झाड़ियों में दुबक गए थे या गाड़ी की तरफ बढ़ रहे थे। वो शायद उसी गैंग के आदमी थे जो मुझे हॉस्पिटल से उठाकर ले गया था। हमारे हाथों उनके 3 आदमी मारे गए थे। फिर वो आसानी से हमें कैसे छोड़ सकते थे? शायद वो गाड़ी के टायरों के निशानात देखते हुए यहाँ तक पहुंच गए थे। उस लम्हे मुझे अपनी बेबसी पर रोना आ गया। मेरे दुश्मन सर पर पहुंच गए थे और मैं अपनी जगह से हरकत भी नहीं कर सकता था। मैंने खुद कलामी के अंदाज में कहा ठीक है, अगर मेरी मौत यूं ही लिखी है तो यूं ही सही, मर जाऊंगा मगर हथियार नहीं डालूंगा। कोई मेरे करीब से सरगोशी में बोला मुरली, लगता है मोटर में कोई है ही नहीं। गोया वो छुपकर गाड़ी तक पहुंच गए थे। वो सिर्फ 2 ही थे। अभी तक मुझे उनका कोई और साथी दिखाई नहीं दिया था। मुमकिन है उनके दूसरे साथी मुझे और ग्लोरिया को इर्द गिर्द के इलाके में तलाश कर रहे हों। मुरली ने कहा कहता तो तू ठीक है मंगल, मेरा भी यही ख्याल है कि मोटर में कोई नहीं है। फिर वो कुछ सोचकर बोला लगता है किसी की मोटर यहाँ खराब हो गई और वो मोटर छोड़कर चला गया। उन दोनों की गुफ्तगू से मैं उलझ कर रह गया। वो उस गैंग के आदमी नहीं थे, वरना गाड़ी को फौरन पहचान लेते। इसका मतलब था कि वो कोई और लोग थे। मंगल बोला चल इस मोटर को देखते हैं, हो सकता है हमें कोई काम की चीज मिल जाए। मेरे आसाब कशीदा हो गए। मैं सीट पर इस अंदाज से लेट गया कि बाहर से किसी को कुछ नजर ना सके। फिर वो लोग ड्राइविंग सीट का दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगे। उनके पास मुख्तलिफ किस्म की चाबियां थीं। चाबियों के चनकने की आवाज खुले हुए शीशे से भी अंदर आ रही थी। फिर दरवाजा खुल गया। मंगल बोला तू ठहर मुरली, मैं देखता हूँ। ये कहकर उसने जूं ही सर अंदर डाला, मैंने झपट कर उसका गला पकड़ लिया। मैंने बुलंद आवाज में कहा सुनो मुरली, तुम्हारा दोस्त मेरे कब्जे में है। अगर तुम हाथ उठाकर मेरे सामने नहीं आए तो मैं तुम्हारे दोस्त को हलाक कर दूंगा। फिर मैंने गुर्रा कर मंगल से कहा अपने दोस्त को अपनी जबान से बता दो कि तुम मेरे कब्जे में हो। ये कहते हुए उसका गला छोड़कर गिरेबान पकड़ लिया और रिवॉल्वर सीट से उठाकर उसकी खोपड़ी से लगा दिया। मैंने उसे बुरी तरह झंझोड़ते हुए कहा कहो अपने दोस्त से। मंगल ने कहा
मैं इधर गाड़ी में हूँ मुरली, मगर दोनों हाथ उठाकर सामने आना, वरना ये मेरे साथ साथ तुझे भी गोली मार देंगे। मुरली वाकई उसका दोस्त था। वो शायद नजदीक ही कहीं मौजूद था। अचानक वो सर से हाथ बुलंद किए हुए सामने आ गया। मंगल की हालत उस वक्त बहुत मजे का खेज थी। वो आधा गाड़ी के अंदर और आधा बाहर और सीट पर औंधा पड़ा हुआ था। मुरली गाड़ी के ऐन सामने आकर ठहर गया और पुरसुकून लहजे में बोला, कौन हो तुम और हमसे क्या चाहते हो? मंगल के मुकाबले में वो ज्यादा बाएतमाद था। मैंने सख्त लहजे में कहा, मैं इंस्पेक्टर राम सिंह हूँ। मुरली ने कहा, तुम कुछ भी हो सकते हो साहब, मगर पुलिस वाले नहीं हो सकते। पुलिस का कोई आदमी इतना जीदार नहीं है कि अकेला जग्गू के आदमियों को रास्ता रोक सके। पुलिस ससुरी को तो हमने बहुत पीछे छोड़ दिया है साहब। अब बताओ कि कौन हो तुम और तुमने क्यों हमारा रास्ता रोका है? मैंने सख्त लहजे में कहा, मैंने तुम्हारा रास्ता रोका है? तुम्हें तो खुद ही मोटर की फिक्र पड़ गई थी। मैं तो आराम से यहाँ सो रहा था। इस मर्तबा मंगल ने कहा, तुम्हें सोने के लिए भी यही जगह रह गई थी? मैंने बेजारी से कहा, तो और क्या करता, मेरी गाड़ी खराब हो गई है, पुलिस तो मेरी भी तलाश में है। मुरली ने खुश दिली से कहा, अरे फिर तो इस खिलौने को जेब में रखो और दोस्तों की तरह बात करो। पुलिस से तो अपनी भी पुरानी दुश्मनी है, इस हिसाब से तो तुम हमारे दोस्त हुए। मैंने मंगल को छोड़ दिया और रिवॉल्वर जेब में रख लिया। दर हकीकत मैंने बहुत बड़ा रिस्क लिया था। वो दोनों न जाने कौन थे और पुलिस से क्यों छुप रहे थे। मुमकिन है उन्होंने मुझसे झूठ बोला हो और वो उसी गैंग के आदमी हों जिन्होंने मुझे हॉस्पिटल से अगवा किया था। मगर इस सूरत हाल में और किया भी क्या जा सकता था। मुरली हंस कर बोला, ये हुई ना बात। अब बताओ क्या बात है, तुम पुलिस से क्यों छुप रहे हो? मैंने कहा, मैं एक डकैती करता हुआ पुलिस की गोलियों से जख्मी हो गया था। मुझे 6 गोलियां लगी थी। पुलिस ने उसी हालत में मुझे गिरफ्तार किया और अस्पताल पहुंचा दिया। मैं वहां 1 महीने तक रहा। फिर मेरे साथियों को मौका मिल गया और वो मुझे अस्पताल से उठा लाए। पुलिस भी चौकस थी। उन्होंने हमारा पीछा किया, मगर हम किसी न किसी तरह उससे बच गए। यहाँ आकर गाड़ी खराब हो गई। मेरी साथी किसी गाड़ी का इंतजाम करने गई है। मैंने मुख्तसरन उसे एक कहानी घड़कर सुना दी। डकैती वाले वाक्य के सिवा उसमें कुछ भी झूठ नहीं था। मुरली ने हैरत से कहा, तुम्हारी साथी? क्या वो कोई लड़की है? मैंने कहा, हाँ, वो मेरी पत्नी है। वो बोला, वाह भैया, तुम मर्द होकर गाड़ी में लेट गए और अपनी पत्नी को गाड़ी के लिए भेज दिया। वो भी तुम्हारे साथ डाके डालती है क्या? मैंने कहा, हाँ, वो मेरे साथ डाके भी मारती है। वो कोई मामूली औरत नहीं है। मैं उसे अमेरिका से ब्याह कर लाया हूँ। मुरली ने कहा, वो तो सब ठीक है, मगर इस वक्त तुमने उसे क्यों भेजा? मैंने कहा, मजबूरी थी, वरना कोई पति ऐसा कर सकता है। मुरली ने कहा, ऐसी भी क्या मजबूरी, पत्नी को मौत के मुंह में धकेल कर खुद आराम से सो रहे हो। मैंने कहा, मैंने तुम्हें बताया था ना कि मुझे 1 न 2 पूरी 6 गोलियां लगी थी। वैसे तो मैं ठीक हो गया हूँ, मगर मेरे दोनों पांव अभी तक नाकारा हैं। मैं 1 कदम भी चल नहीं सकता। मुरली के मुंह से बेसाख्ता निकला, अरे। मैंने कहा, अब समझ में आई मेरी मजबूरी। इस वक्त तुम्हारी जगह पुलिस होती तो वो बड़े इत्मीनान से मुझे धर लेती और फांसी पर लटका देती। डकैती के वक्त मेरे हाथ से 2 पुलिस वाले भी मारे गए थे। अगर मैं जख्मी ना होता तो शायद अब तक फांसी के फंदे से लटक चुका होता। मैंने हंसकर कहा, मैंने तुम लोगों को सब कुछ सच सच बता दिया है। अब अगर तुम ही मुझे पुलिस के हवाले कर दो तो मैं क्या कर लूंगा? मुरली ने तपे हुए लहजे में कहा, मुझे फिर कभी ये गाली मत देना। मैं जिसे जबान से एक दफा दोस्त कह देता हूँ फिर उसे दोस्त ही समझता हूँ। तुमने मुरली पर भरोसा किया है तो मुरली इसके लिए अपनी जान भी दे सकता है। मंगल ने शायद मौजू बदलना चाहा। बोला, गाड़ी में खराबी क्या हुई है? मैंने कहा, इसकी बैटरी कमजोर हो गई है और तुमने शायद गौर नहीं किया, पिछले दोनों टायर पंक्चर हैं। वो जवाब में कुछ कहते कहते रुक गया और कान लगाकर कुछ सुनने की कोशिश करने लगा। फिर पुरख्याल अंदाज में बोला, कोई गाड़ी इस तरफ आ रही है। मैंने हैरत से कहा, गाड़ी आ रही है? मगर मुझे तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा। वो बोला, गाड़ी अभी दूर है, वो जरा नजदीक आएगी तो उसके इंजन की आवाज तुम भी सुन लोगे। मुश्किल से 2 मिनट के बाद मैंने भी उसी गाड़ी के इंजन की आवाज सुनी। आवाज अब भी खासी दूर थी, लेकिन मुझे मुरली की कुव्वत समात पर रश्क आया। फिर लम्हा बलम्हा आवाज तेज हो गई। कोई गाड़ी तेजी से इसी तरफ आ रही थी। मैंने पूछा, मेन रोड यहाँ से कितनी दूर है? वो बोला, मेन रोड तो यहाँ से बहुत दूर है, कम से कम 10 किलोमीटर का फासला होगा। मैंने सोचा, अगर मेन रोड यहाँ से 10 किलोमीटर थी तो ग्लोरिया पैदल इतनी जल्दी वहां तक कैसे पहुंच सकती थी? फिर ये कौन हो सकता था? गाड़ी के इंजन का शोर अब बढ़ गया था। मुरली बोला, मंगल, तुम राम सिंह को उठाकर झाड़ियों में ले जाओ, मैं ऊपर जाकर देखता हूँ। वो मुझे राम सिंह ही समझ रहा था। मैंने सोचा उसे अपना नाम भी बता दूं, बाद में किसी और से उसे इल्म होता तो मेरा एतबार जाता रहता। मैंने आहिस्ता से कहा, मेरा नाम राम सिंह नहीं है, मेरा नाम कामरान है। मुरली जाते जाते रुक गया। वो बेयकीनी के लहजे में बोला, कामरान, तुम मुसलमान हो? मैंने कहा, हाँ, मैं मुसलमान हूँ।
मैंने उसे बता तो दिया था, मगर अब दिल ही दिल में पछता रहा था कि उसका रद्द अमल क्या होता। मुरली ने फिर मेरा नाम हैरत से लिया। बोला, कामरान, तुम तो बहुत जबरदस्त आदमी हो। पुलिस वाले तुम्हारे नाम से डरते हैं, बहुत दहशत है तुम्हारे नाम की। मैंने हंसकर कहा, हालांकि मैं भी तुम्हारी तरह इंसान हूं और इस वक्त तो कींचवे से भी बदतर हूं।